अगर मैं तुमसे कहूँ कि ये जो हमारी रियलिटी है वो एक्चुअली एग्जिस्ट ही नहीं करती, ये सिर्फ एक होलोग्राम है, तो तुम क्या कहोगे? बट एक इंसान था जिसने ये प्रूव करने के लिए अपनी पूरी लाइफ लगा दी कि रियलिटी फेक है और एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं करती। बट सबसे बड़ी बात ये कि वो एक दिन अचानक खुद ही इस रियलिटी से गायब हो गया। एक 12 साल का लड़का जो अपनी माँ के हॉस्पिटल बेड के पास खड़ा था और उनकी माँ उन्हें छोड़ के जा चुकी थी। कोई भी इंसान इस सिचुएशन में या तो रोएगा या टूट जाएगा, बट इस लड़के के मन में एक सवाल था। उस लड़के ने सोचा कि आखिर जो लोग मर जाते हैं उनकी कॉन्शियसनेस कहाँ जाती है। इस लड़के का नाम था जकोबो ग्रीनबर्ग। इन्होंने अपनी पूरी लाइफ सिर्फ इस एक सवाल को ढूंढने में लगा दी। आज 30 साल बाद भी किसी को नहीं पता कि आखिर वो कहाँ गायब हो गए और उनके गायब होने के पीछे का राज क्या है। जकोबो का जन्म मेक्सिको में हुआ था। उनके घर में रिलीजियस आइडियाज़ और मिस्टिकल ट्रेडिशंस फॉलो होते थे, इसलिए वो ऑलरेडी मिस्टिसिज्म से तो कनेक्टेड थे ही। बड़े होने के बाद वो सोचते हैं कि वो इज़राइल ट्रैवल करें। वहाँ उन्होंने कबाला को डिस्कवर करा। कबाला ये कहता था कि रियलिटी की मल्टीपल लेयर्स होती हैं और हमारी कॉन्शियसनेस यूनिवर्स और रियलिटी से कनेक्टेड होती है। लोग साइंस और मिस्टिक को अलग अलग ट्रीट करते हैं, बट जोकोबो ने सोचा अगर इन दोनों को साथ मिला दिया जाए तो। वो वापस मेक्सिको आए और वहाँ उन्होंने साइकोलॉजी की पढ़ाई करी। उसके बाद वो फिजियो साइकोलॉजी में पीएचडी करने के लिए न्यूयॉर्क चले गए। वहाँ उन्होंने ब्रेन वेव्स और न्यूरल एक्टिविटी के बारे में सीखा, जहाँ सब न्यूरो साइंटिस्ट ये बिलीव करते थे कि ब्रेन के न्यूरॉन्स फायर करते हैं और कॉन्शियसनेस पैदा हो जाती है। वहीं ग्रीनबर्ग ने कहा कि इस थ्योरी में कुछ तो मिसिंग है। उन्होंने एक नई थ्योरी बनाई जिसका नाम था सिंटर्जिक थ्योरी। इस थ्योरी के हिसाब से हमारा ब्रेन एनर्जी फील्ड एमिट करता है जिसे उन्होंने न्यूरल फील्ड कहा, और यही एनर्जी फील्ड स्पेस में फैब्रिक ऑफ रियलिटी के साथ इंटरेक्ट करता है। इस फैब्रिक ऑफ रियलिटी को उन्होंने एक लैटिस का नाम दिया, एक ऐसा इनविजिबल होलोग्राफिक स्ट्रक्चर जो पूरे यूनिवर्स में बना हुआ है, जिसमें हर जगह की सारी इंफॉर्मेशन एक साथ अवेलेबल है। और हमारा ब्रेन एक रेडियो की तरह उस सिग्नल की फ्रीक्वेंसीज को ट्यून करने में लगा रहता है। एक हाईली सिंक्रोनाइज्ड ब्रेन, जिसको उन्होंने एक न्यूरोसेंटर्जिक स्टेट कहा। जब ब्रेन इस स्टेट में होता है तो वो यूनिवर्स के साथ क्लियरली ट्यून होता है और वो एक एक्सपेंडेड रियलिटी को एक्सपीरियंस करता है। जो भी हम देखते हैं, टच करते हैं या फील करते हैं, ये सब एक्चुअली यूनिवर्स से मिले हुए सिग्नल्स हैं जो हमारा ब्रेन सिर्फ डिकोड करता है। जिस भी चीज़ को हम रियलिटी समझते हैं वो असली नहीं है और सच कुछ और ही है। जकोबो ने स्पेस को एक होलोग्राफिक सी ऑफ इनफाइनाइट पोटेंशियल का नाम दिया। उनका कहना ये था कि हमारी कॉन्शियसनेस सिर्फ एक ओशन के सरफेस तक है। हमें लगता है हम सिर्फ सरफेस पे हैं और ओशन हमसे बहुत दूर। हम ये भूल जाते हैं कि हम भी ओशन का ही पार्ट हैं, चाहे हम उसके सरफेस पे ही क्यों ना हो। जो रियलिटी हम एक्सपीरियंस करते हैं वो ओशन सरफेस पे होने वाली वेव्स की तरह है। मोस्टली साइंटिस्ट सिर्फ उन वेव्स को स्टडी करते हैं, बट एक्चुअली ओशन में कोई नहीं जाता। बट ये सिर्फ कही हुई बातें नहीं थी। जोकोबो ने बहुत ऐसे एक्सपेरिमेंट्स भी करे जिनसे उन्होंने ये प्रूव करने की कोशिश की कि वो जो भी कह रहे हैं वो सच है। जोकोबो ने एक ऐसा एक्सपेरिमेंट किया जो न्यूरोसाइंस की नींदें उड़ा सकता था। उन्होंने दो लोगों को साथ में बिठाया, उनको मेडिटेशन करवाया और उसका सोल पर्पस ये था कि उन दोनों का माइंड एक सिंटर्जिक स्टेट में आ जाए और एक तरीके से एक दूसरे के साथ कनेक्शन बना सके। उसके बाद उन्होंने उन दोनों को अलग अलग चेम्बर्स में बिठाया। ये दोनों चेम्बर साउंड प्रूफ और इलेक्ट्रोमैग्नेटिकली सील्ड थे। टेक्निकली इन दोनों में कोई भी कम्युनिकेशन पॉसिबल ही नहीं था। पर्सन ए की आंखों में रैंडमली लाइट्स फ्लैश करी गई, जबकि पर्सन बी पूरे अंधेरे कमरे में बंद था। और शॉकिंग रिजल्ट्स उनको ये मिले कि मोस्टली 25% ऑफ केसेस में पर्सन बी के ब्रेन ने उसी वक्त रिएक्ट किया जिस समय पर्सन ए को लाइट दिखाई गई थी। ना कोई सिग्नल, ना कोई आवाज़ और ना ही किसी तरीके का फिजिकल कनेक्शन। बट उसके बाद भी पर्सन बी का ब्रेन बिल्कुल वैसे ही रिएक्ट कर रहा था जैसे पर्सन ए का। सिंपल वर्ड्स में कहें तो साथ में मेडिटेट करने के बाद वो दिमाग अलग अलग नहीं रहते, वो एक बन चुके थे। उन्होंने इसको क्वांटम एंटेंगलमेंट के साथ कंपेयर किया।
वो अपनी रिसर्च को कंटिन्यू रखते हैं, बट उसी दौरान उनकी मुलाकात होती है एक औरत से जिसका नाम था पशीता। उनका असली नाम बारबरा गुरेरो था। वो एक्चुअली में एक मैक्सिकन साइकिक सर्जन थी। पशीता ऑपरेशंस परफॉर्म करती थी, बट ना उन ऑपरेशंस में एनेस्थीसिया होता था और ना ही कोई प्रॉपर मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स। बट फिर भी लोग क्लेम कर रहे थे कि वो ठीक हो रहे हैं। जब जकोबो को इसके बारे में पता चला तो वो बहुत ही इंट्रिग थे और उन्होंने इनको फॉर्मली स्टडी करने के बारे में सोचा। और स्टडी करने के बाद उनको कुछ ऐसे कंक्लूजन्स मिले जिनसे वो हैरान ही हो गए। पशीता का ब्रेन इतना एक्सट्रीम कोहेरेंस में था कि उनका न्यूरल फील्ड लिटरली उनके आसपास की लैटिस को रीशेप कर रहा था। उनका कहना था कि पशीता अपने न्यूरल फील्ड और लैटिस के इंटरेक्शन से स्पेस टाइम के स्ट्रक्चर को मॉडिफाई कर सकती थी। इस क्लेम के बाद साइंटिफिक कम्युनिटी ने उनसे दूरी बनाना शुरू कर दी, बट ग्रीनबर्ग के लिए ये उनकी थ्योरी का सबसे बड़ा और मजबूत प्रूफ था। जकोबो ने इसी थ्योरी को एक्सप्लेन करते हुए 50 से भी ज़्यादा बुक्स लिखी। उनकी हर नई बुक पहले से ज़्यादा डीप होती गई। उनकी बाद की जो बुक्स थी उनमें उन्होंने क्लेम किया कि साउंड और लाइट कुछ होता ही नहीं है, वो सिर्फ कॉन्शियसनेस के अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं। सोचो, एक ऐसा इंसान जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी ये समझने में लगा दी हो कि कॉन्शियसनेस कहाँ जाती है, और अचानक एक दिन उस इंसान की कॉन्शियसनेस खुद ही कहीं चली गई। जोकोबो ग्रीनबर्ग 47 ईयर्स के थे और अपने करियर की पीक पर थे। मैक्सिकन मीडिया ने उन्हें आइंस्टाइन ऑफ ह्यूमन कॉन्शियसनेस का नाम दिया था। वो अपनी थ्योरीज को प्रूव करने के लिए एक बहुत ही बड़ा प्लान बना रहे थे, एक ऐसा टेलीपैथी एक्सपेरिमेंट जो मैक्सिको और इंडिया को सिर्फ मेंटल कम्युनिकेशन के थ्रू जोड़ेगा। लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि उनके 48th बर्थडे से ठीक 4 दिन पहले 8 दिसंबर 1994 को वो अपने घर से बाहर निकले और फिर कभी वापस ही नहीं आए। गायब होने से ठीक 3 दिन पहले जकोबो अपनी स्टेप मदर से मिले थे। उन्होंने उनको कहा था कि वो जल्दी इंडिया और इजराइल ट्रैवल करने वाले हैं, बट फिर उन्होंने एक ऐसी चीज़ कही जो सबको अभी तक हैरान करके रखता है। उन्होंने कहा, मैं उसे अपने साथ नहीं ले जाना चाहता। अब मैं घर पर नहीं सोता, मैं अपनी वैन में सोता हूँ। वो यहाँ अपनी वाइफ टेरेसा मेंडोजा की बात कर रहे थे। सच तो ये था कि वो अपनी वाइफ से डरने लगे थे और ठीक 3 दिन बाद वो हमेशा के लिए गायब हो गए। उनकी वाइफ टेरेसा ने सेक्रेटरी को कहा कि वो इंडिया गए हैं। वही उनकी स्टेप मदर को बताया कि वो कैंपेश में है और नेपाल की फ़्लाइट का वेट कर रहे हैं। जब रिलेटिव्स उनके अपार्टमेंट चेक करने गए तो वहाँ नज़ारा हैरान कर देने वाला था। अपार्टमेंट पूरी तरह से खाली था, फर्नीचर गायब था, दीवारों पर नया पेंट हो चुका था और वहाँ ना कोई कंप्यूटर, ना कोई फाइल, ना कोई रिसर्च मटेरियल था। ऐसा लग रहा था जैसे वो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। और सवाल अभी भी यही था कि वो अचानक कहाँ गायब हो गए। टेरेसा मेंडोजा, जकोबो की तीसरी वाइफ, जो वो आखिरी इंसान थी जिसने उन्हें जिंदा देखा था। ग्रीनबर्ग ने अपनी फैमिली को बताया था कि टेरेसा उन पर बहुत ज़्यादा प्रेशर डालती थी और वो सच में उससे डरने लगे थे। उनके गायब होने के बाद टेरेसा का बिहेवियर बहुत अजीब हो गया था। उसने तुरंत ही उनके बुक्स को एडवांस कैश कर लिया, घर से सामान हटा दिया और हर किसी को अलग अलग कहानियां सुनाने लगी। बट सबसे बड़ा ट्विस्ट तो तब आया जब मई 1995 में टेरेसा खुद ही गायब हो गई। वो आखिरी इंसान जो जैकोबो के गायब होने का जवाब दे सकता था, वो खुद हमेशा के लिए कहीं चला गया। ऐसे र्यूमर्स हैं कि इन्वेस्टिगेटर्स को उनके अपार्टमेंट में वूडू स्टाइल डॉल्स मिली जिन पर पिन्स चुभाई गई थी। इस बात को कमांडर पेडिला ने भी कंफर्म करा। अब स्टोरी में आता है एक ऐसा इंसान जो शायद सच को ढूंढने के बहुत करीब था, कमांडर क्लेमेंटे पेडिला। इन्होंने मई 1995 में इस केस की फॉर्मल इन्वेस्टिगेशन चालू की। जब वो ग्रीनबर्ग के घर पहुंचे तो वहां उन्हें सिर्फ खालीपन मिला, ना कोई कंप्यूटर, ना कोई फाइल और ना ही कोई रिसर्च मटेरियल। पेडिला ने टेरेसा की कॉल्स ट्रेस की और उनकी मूवमेंट्स को ट्रैक किया, जहां उन्हें एक नाइट वॉचमैन का पता चला जो पैरामिलिट्री बैकग्राउंड से था। वो जितना गहराई में जाते जा रहे थे, वो उतनी ही लार्जर कॉन्स्पिरेसी को फील कर पा रहे थे। पर सब कुछ अचानक रुक गया। प्रेसिडेंट आर्नेस्ट जेडिलो की एडमिनिस्ट्रेशन से कुछ लोग वहां पहुंचे। जब पेडिला आंसर्स के बहुत पास थे,
तभी अचानक उन्हें उनकी पोस्ट से हटा दिया गया। ना कोई बॉडी मिली, ना कोई चार्जेस लगे और ना ही कोई एक्सप्लेनेशन दी गई। वो इंसान जो सच के बहुत करीब था, उसे बोलने से पहले ही खामोश कर दिया गया। जकोबो के गायब होने के कुछ साल बाद थाउजेंड्स ऑफ CIA डॉक्यूमेंट्स को डीक्लासिफाई किया गया और उन फाइल्स में बार बार एक नाम मिला, जकोबो ग्रीनबर्ग। उनका रिसर्च CIA आर्काइव्स में द ऑर्बिटल ऑफ कॉन्शियसनेस जैसे प्रोजेक्ट में मौजूद था। ये अब थ्योरी नहीं रही थी, ये एक फैक्ट था कि वो US इंटेलिजेंस के साथ कॉन्शियसनेस थ्योरी पर काम कर रहे थे। हालांकि इसका कोई प्रूफ नहीं है कि उनकी डिसअपीयरेंस के पीछे CIA का कोई हाथ था, पर उनका एजेंसी के साथ कनेक्शन एक र्यूमर नहीं रहा। आज इस केस को 30 साल से भी ज़्यादा हो चुके हैं और इस केस को इतने सालों तक दबा कर रखा गया। बट लोगों को इंटरेस्ट तब बना जब जकोबो ग्रीनबर्ग पर बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज बनाई गई। रिसेंटली जनवरी 2026 में प्रेसिडेंट क्लॉडिया ने पब्लिकली अनाउंस किया कि अथॉरिटीज़ इस केस को रीओपन कर सकती हैं। पिछले 30 सालों में ये पहला ऑफिशियल एक्नॉलेजमेंट था इस केस के बारे में। जकोबो ग्रीनबर्ग शायद एक ऐसी चीज़ के बहुत करीब पहुंच गए थे जो सिस्टम हमें बताना नहीं चाहता। क्या 30 साल बाद हमें वो सच मिलेगा जो इतना गहरा दफन है? स्टे क्यूरियस, क्योंकि रियलिटी उतनी सिंपल नहीं जितनी दिखती है।